नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और खबरों की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। राजधानी पर प्रदूषण का धब्बा। जी हां, गुरुवार को दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाए। खराब वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। साथ ही कहा कि यह मुद्दा लगातार निगरानी की मांग करता है और बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह की इस दलील पर ध्यान दिया कि दिल्ली एनसीआर में बेहद गंभीर स्थिति बनी है और ये स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात हैं। सिंह ने इस मामले पर न्यायालय की सहयोगी के रूप में नियुक्त हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका के पास कौन सी जादुई छड़ी है। हमें पता है कि दिल्ली एनसीआर के लिए स्थिति खतरनाक है और समस्या सबको पता है। मुद्दा यह है कि समाधान क्या है। हमें इसकी वजह पहचाननी होगी और हल तो विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। हम आशा करते हैं कि लंबी अवधि तक प्रभावी समाधान खोजे जाएंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हमें बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं, क्या कोई निर्देश देकर हम तुरंत स्वच्छ हवा हमें मिल सकती है। तो दिल्ली से खबर, राजधानी पर प्रदूषण की मार साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि अब लगातार निगरानी की जरूरत है। क्योंकि एनसीआर की बात की जाए तो वहां पर जो प्रदूषण का लेवल है वो खतरनाक दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जिससे बच्चों के फेफड़ों में दिक्कत आ रही है, बुजुर्गों के फेफड़ों में दिक्कतें आ रही हैं। और इस स्थिति से मौजूदा वक्त में एनसीआर या राजधानी दिल्ली कैसे निपटेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर धुंध छाई हुई है, फॉग छाया हुआ है। ये कोहरा नहीं, ये फॉग है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हुआ है, लेकिन अभी भी सवाल वही मुबाहे खड़ा हुआ है कि आखिर एक्यूआई लेवल को या प्रदूषण को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, या इससे कैसे निजात आम आदमी को या खास आदमी को मिलेगी। तो कोर्ट ने कहा कि अब लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं और खबर है नाम बदलने की बात, दौरा खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गाजियाबाद के कार्यक्रम में शिरकत की। जेवर एयरपोर्ट पहुंचकर निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रैली और एयरपोर्ट उद्घाटन से जुड़े इंतजामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद नोएडा के सेक्टर 50 स्थित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति की स्थापना और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान महावीर का जन्म भले ही वैशाली में हुआ हो, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। कहा, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम बदलने का फैसला लिया जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में उसके नामांकन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम आगे बढ़ाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश की पहचान क्या होती थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से। आज हमने अपने साथ जुड़ी हुई उस पहचान को हटा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ हमने उत्तर प्रदेश को आज जोड़ा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद में अच्छे हॉस्पिटल खोले, इसके लिए वहां पे लोगों को
पॉलिसी के दायरे में ला करके उन्हें सुविधा देना प्रारंभ किया है। हाउसिंग के जो रूलिंग थे उनमें संशोधन किए हैं। पहले ये होता था कि कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो उसके लिए 18 मीटर की सड़क पर हॉस्पिटल होना आवश्यक है। हमने कहा कोई आवश्यक नहीं, ये 7 मीटर की भी सड़क होगी उसमें भी हॉस्पिटल आप बनाइए, हम आपका नक्शा पास करेंगे, आप आइए, आपको हम ये सुविधा देते हैं। हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जो अशोक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे, जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और तमाम चीजों के बारे में बात भी साफ तौर पे की। दौरे की बात करें तो क्या कुछ खास रहा और जेवर एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान क्या कुछ खामियां मिली या बेहतर कार्य दिखा, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज पूरे एनसीआर में थे। पूरे एनसीआर का मतलब है कि वो उत्तर प्रदेश के 2 जिले में थे। पहले वो गाजियाबाद पहुंचे जहां पर उन्होंने गुफा मंदिर का जो है अनावरण किया। उसके बाद वहां से वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जेवर के लिए गए। जेवर में मैं आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट का जो है जब तक निर्माण कार्य शुरू हुआ मुख्यमंत्री के देखरेख में रहा है, तो मुख्यमंत्री का ये आखिरी दौरा भी कहा जा सकता है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पर जो है सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने उसका निरीक्षण किया है कि जो उनके जो लाइसेंस है या जितने भी उसमें इक्विपमेंट लगाए गए हैं उनका सबका निरीक्षण किया, क्योंकि अब इसके बाद जो है जेवर एयरपोर्ट पर उड़ानें चालू हो जाएंगी, जिसको लेकर के पहले जेवर एयरपोर्ट उड़ानों के बारे में जो बात आप बता रहे, कब तक या कोई तारीख मुकर्रर हुई, कब से ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जेवर एयरपोर्ट से उड़ानों के लिए पिछले महीने ही जो है तारीख निश्चित कर दी गई थी। 15 दिसंबर के बाद में बताया जा रहा है जो घरेलू उड़ानें जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको लेकर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जिसको मैं आपको बता दूं, इसमें सीधी जानकारी यह है कि ये मालवाहक जहाजों के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी इसका ट्रायल भी हो चुका है और सारे इक्विपमेंट जो है सबसे निरीक्षण भी हो चुके हैं मुख्यमंत्री द्वारा, तो जिसको लेकर के मुख्यमंत्री की सीधी निगाह रही है। तो जेवर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, सूत्र ये भी बताते हैं कि अब जेवर एयरपोर्ट का जो है ये आखिरी दौरा मुख्यमंत्री का था, जिसको लेकर के वो जेवर एयरपोर्ट पर रहे, जेवर एयरपोर्ट पर निरीक्षण किया, अधिकारियों से समीक्षा बैठक किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उसके बाद आज वहां से नोएडा के लिए आए। नोएडा में मैं आपको बता दूं कि अभी मेडिकल कॉलेज की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई कि हर जिले में 1 माफिया 1 डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन अब हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज 1 डिस्ट्रिक्ट जो है योगी आदित्यनाथ का ये जो है एजेंडा रहा है, जिसको लेकर के वो नोएडा पहुंचे हैं। और नोएडा में जो है जो न्यू हॉस्पिटल बनाया गया है उसको लेकर के मेदांता हॉस्पिटल का जो है वो वहाँ पे जो है आज उद्घाटन किया, जिसको लेकर के अब नोएडा में भी कहा जा सकता है कि मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में भी है। फिलहाल के लिए पहले मेदांता हॉस्पिटल के लिए लोग इलाज कराने जाते थे तो गुड़गांव जाते थे, जहाँ पे जो इनका हेड ऑफिस है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल उनका है, उसी का यहाँ पे मेदांता स्पेशलिस्ट सेंटर करके यहाँ मेदांता हॉस्पिटल बनाया गया, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके बाद वो देर शाम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आरिफ, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो नोएडा में निजी अस्पताल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और आगे बढ़ते हैं, गांव में जायजा किसानों से संवाद। पंजाब के मोगा जिले के अंतर्गत आने वाले रणसिंह कला गांव पराली प्रबंधन में एक आदर्श मॉडल बना है। गांव के किसानों ने पिछले 6 साल से पराली नहीं जलाई है और गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद गांव में जाकर जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की ताकि वे सीधी बुआई, कम खाद का इस्तेमाल और पराली मैनेजमेंट के उनके तरीके को समझ सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणसिंह सिंह कला गांव पहुंचने पर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने गांव के गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और बाद में पंचायत सदस्यों और निवासियों के साथ बैठकर पारंपरिक पंजाबी खाना भी खाया। शिवराज सिंह चौहान ने रणसिंह कला गांव में पौधारोपण भी किया और इस अवसर पर उनके साथ पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद थे। गांव के किसानों की तारीफ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ के लोगों का प्यार और स्नेह सच में कमाल का है।
की पंचायत ने जन भागीदारी के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लेकिन आज जो ट्रेडिशनल मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खा के आनंद आ गया, आत्मा तृप्त हो गई, ये केवल मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं, ये रंसी कला का प्यार और पंजाब का प्यार भी है। मैं पंजाब की जनता, विशेषकर रंसी कला के भाई और बहनों का आभारी हूँ। तो शिवराज सिंह चौहान का पंजाब दौरा, रणसिंह कला गांव पहुंचे हैं, जहां पर गांव वालों से मिले। और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस पर हमला बोला। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नैरेटिव सेट करने और लोगों के देश के खिलाफ भड़काने के लिए विदेशी इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्स के नए लोकेशन फीचर ने कई कांग्रेस अकाउंट और ऐसे दूसरी पार्टी सपोर्टेड इन्फ्लुएंसर को सामने ला दिया है। पात्रा के मुताबिक कई कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टेट अकाउंट भारत के बाहर अपनी लोकेशन दिखा रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय बाद लोकेशन बदल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कांग्रेस सपोर्टेड इन्फ्लुएंसर जैसे करवा इंडिया मैगजीन और फैक्ट चेकर, ऑल्ट न्यूज और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट एक्स लोकेशन फीचर के जरिए भारत से बाहर दिखाए गए हैं। माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े, और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब आज एक सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, सबके अकाउंट्स हैं। एक्स में अकाउंट है, पहले जिसे हम ट्विटर कहते थे, अब वो एक्स है। एक्स में एक न्यू फीचर आया कुछ दिनों पहले। उस फीचर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो अकाउंट धारी है वह अकाउंट धारी किस देश का है, अर्थात उसका लोकेशन क्या है। और अखिलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने एक्स हैंडल को लेकर कांग्रेस के निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, लगातार कांग्रेस का सोशल मीडिया बीजेपी के सोशल मीडिया को कड़ी टक्कर देते हुए तमाम तरह के कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जैसे समेत तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार समेत तमाम जो प्रदेश सरकारें भाजपाई हैं उन सरकारों के संबंध में लगातार तमाम तरह के सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। और उन पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा एक धारदार सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है, और जिन पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों को एक्सपोज करने का काम कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तहत तमाम चीजें इस तरह की लगातार हो रही हैं, जिसमें एक एक करके ध्यान रखे जा रहे हैं, एक एक करके पोस्ट रिलीज किए जा रहे हैं, तमाम तरह के फैक्ट के साथ, और यहाँ तक भी कई बुलेटिन भी जारी किए जा रहे हैं जिसके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार को एक्सपोज करने का काम कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी दिनों से हलचल है, और लगातार सरकार जवाब देती थी। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी इसी ट्रैक पर काम करती थी, और सरकार को एक्सपोज करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इंडियन जीत दर्ज की थी। उसी ट्रैक पर पूरी तरह से कांग्रेस खड़ी है, और कांग्रेस भी उसी अभियान को लेकर चल रही जो कभी भारतीय जनता पार्टी का हथियार था। खासकर
नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में इसको सबसे बड़े चुनावी अभियान के तौर पर, चुनावी प्रचार के तौर पर और चुनावी पेन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आज उसी ट्रैक पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार को कटघरे में उसी पर खड़ा करती नजर आती है। अखिलेश, बीजेपी ने जिस तरह से संबित पात्रा ने हमला किया, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, कांग्रेस के तरफ से आए दिन, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, पवन खेड़ा हो, जो ऐसे चेहरे हैं, और तीसरा कन्हैया कुमार, ये ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को टिकने नहीं देते हैं और उनकी काट के तौर पर, और जैसे एक तरह से एक्टिविस्ट काम करके जवाब देता है, तो इन तीन नेताओं के जवाब देने की शैली और फैक्ट के साथ बात करने की शैली और उस तरह से कटाक्ष के साथ भाजपा और उनकी सरकारों को कटघरे में खड़ा करती है, तो सही से कहा जा सकता है कि आज के दिन कभी संबित पात्रा को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तेज तर्रार प्रवक्ता गिना जाता था, लेकिन जब से सांसद यानी लोकसभा चुनाव उड़ीसा से जीते हैं, तब से इनकी भी धार काम हुई है और तमाम तरह के इन पर वो स्थितियां नहीं रही हैं कि जब ये सांसद बनने से पहले कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरा करते थे, आज खुद इनको कांग्रेस कटघरे में खड़ा करती है। तो कहा जा सकता है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जब कोई विपक्ष में राजनीतिक दल होता है, जब उसके नेता होते हैं, तो उनको खेलने के लिए क्रिकेट के मैदान की तरह चारों तरफ बाउंसर मारने के लिए मैदान पूरा खुला होता है। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके सामने तमाम तरह के विकेट होते हैं जो कभी भी स्टंप हो सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकारों के लिए ग्राउंड क्रिकेट का पूरा खुला नहीं है कि किधर भी वो बाउंसर खेल सकते हैं, लेकिन अब सुरक्षात्मक खेलना पड़ता है, डिफेंसिंग मोड में खेलना पड़ता है, तो बेहद है कि कांग्रेस हावी पड़ती नजर आती है। ठीक है, बड़ी बात की अखिलेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, संबित पात्रा ने निशाना साधा है एक्स हैंडल को लेकर। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे नक्सलियों का प्रतिघात। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुकमा के गोरगुंडा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर आईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। एरिया डोमिनेशन पर निकली सुरक्षा बल की टीम को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने विस्फोट किया, जिसमें डीआरजी की एक महिला जवान घायल हुई है। घटना के बाद साथी जवानों ने घायल महिला कांस्टेबल को मौके से निकालकर उपचार के लिए सुरक्षित स्थान पहुंचाया। सुकमा एसपी किरण चौहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोरगुंडा का ये इलाका पहले भी नक्सलियों की आईडी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है और इसी क्षेत्र में इससे पहले भी आईडी धमाके हो चुके हैं। इसमें एक जवान घायल हुआ है। बार बार की ऐसी घटनाएं साबित करती हैं कि नक्सली इस रूट पर लगातार आईडी प्लांट कर सुरक्षा बलों को निशाना पहुंचाने की साजिश रचते हैं। फिलहाल आसपास के इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से, जहां नगर पालिका परिषद बड़कोट के तत्वाधान में आयोजित रवाई शरदोत्सव संस्कृति पर्यटन और विकास मेले का शुभारंभ गुरुवार की धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास के बीच हुआ। हेलीपैड मैदान में आयोजित उद्घाटन समारोह का आरंभ मां भगवती की देव डोली की अगवानी से हुआ, जहां यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सरोज पवार, बाबा बैक देवता और भद्रकाली के देव पंचवा ने संयुक्त रूप से विधिवत पूजा अर्चना की।
विधायक संजय डोभाल और अन्य अतिथियों ने पूजा के पश्चात रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्घाटन संगीत, नृत्य और पारंपरिक वाद्यों की मधुर ध्वनि के बीच हुआ, जिसमें साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज हुआ। 7 दिनों तक चलने वाले इस भव्य मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, रमाई शरदोत्सव का जो मेला है हमारे आज से इसका शुभारंभ हो गया है और 3 तारीख को इसका समापन है। जहां तक रही माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो हमने प्रयास कर रहे थे उनको बुलाने का, तो किसी कारणवश वो प्रयास हमारा सफल नहीं हो पाया है। फिर भी जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है माननीय संजय डोभाल जी और जो हमारी देव डोली स्थानीय देव डोलियां हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। देखिए, ये हमारा जो है ये हमारी अपनी संस्कृति और पर्यटन के उद्देश्य से, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र जो 6 महीने उसके लिए चलता है, जहाँ धार्मिक यात्राएं चलती हैं, तो हमारा ये सोचता है कि जो सर्दियों का टाइम है उसमें यहाँ पर इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलाएगा और हमारी जो लोकल संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विनोद भैया के, जो यहाँ के चेयरमैन है अभी, जिन्होंने हमें इनवाइट किया पहले से। क्या रखते हैं आप इसमें, क्या क्या लाते हैं आप? इसमें जो हमारा रवाई का खान पान है, पूरे पहाड़ का है, जंगोरे की खीर और सीढ़े हो गए, टिंडके हो गए, जो हमारे त्योहारों में बनते हैं। और स्पेशल रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।